अच्छा देखो, समझ लो बच्चे, आज का एजेंडा हमारी क्लासेस का देखो सीआरपीसी है। और सीआरपीसी में अभी मुझे लग रहा है जिस जगह पर हम लोग हैं और जो चीजों को डिस्कस कर रहे हैं, दीज आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। मतलब ये जो ट्रायल वाली सिचुएशन जिसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं ना, आप कितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को खंगाल लो, दीज आर दी टॉपिक्स जिससे सवाल आता रहा है और आता रहेगा। रीजन बीइंग कि ये कितना महत्वपूर्ण पार्ट है कि किसी को ये नहीं पता तो उसे सीआरपीसी नहीं पता। तो बड़ा समझ के चलेंगे यहां पर। और देखो, हमारी खास बात क्या है? हमारी खास बात यह है क्योंकि हम चीजों को सिस्टमैटिक मैनर में पढ़ रहे हैं। वो गलती नहीं कर रहे जो दुनिया के सब लोग कर रहे हैं कि भाई वो टॉपिक वाइज चीजों को पढ़ रहे हैं कि हमने प्री ट्रायल पोस्ट ट्रायल बेल ऐसे नहीं पढ़ रहे। हम उसको सीआरपीसी के अनुसार पढ़ रहे हैं। तो वो जो हमारी कहानी है ना, वो एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रही है हमारे दिमाग में। आपको भी ऐसा फील होने लगा होगा अगर आप कंटिन्यूस रहे हो क्लासेस में, कि जितना भी हमको आता है, इट इज ट्रू कि अभी हमने सीआरपीसी कंप्लीट नहीं किया है, बट सो फार जो भी कुछ हमने कवर किया वी नो अबाउट इट। और हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली सेक्शंस का इंटररिलेशन होने लगा है। वी डोंट नीड एनी पर्टिकुलर चार्ट की भाई जो हमको रटना पड़े। वी आर इन दैट पोजिशन आर्सेल्स कि हम लोग चीजों को समझ पा रहे हैं इन देयर राइट कॉन्टेक्स्ट। मतलब लॉ को लॉ की तरह नहीं पढ़ रहे हैं, लॉ को एक समझदार प्रैक्टिकल चीज की तरह पढ़ रहे हैं, क्योंकि बच्चे असल में सच्चाई वही है, लॉ बड़ा प्रैक्टिकल है। तो देखो बच्चे, हम अपनी लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे हमारा चैप्टर नंबर 16। और चैप्टर नंबर 16 में मैंने आपको 3 सेक्शंस पढ़ाए थे। सेक्शन नंबर 204 जो प्रोसेस के बारे में बात करता था, सेक्शन नंबर 205 जो मजिस्ट्रेट को पर्सनल अपीयरेंस के बारे में स्पेशल पावर दे रहा था, और फाइनली सेक्शन 206 जो मैंने आपको पेटी केसेस के बारे में पढ़ाया था कि उसमें स्पेशल सम्मन इश्यू हो सकते हैं। स्पेशल सम्मन्स का मतलब कि वहां पे मजिस्ट्रेट सम्मन को भेजते वक्त ही ये ऑप्शन दे देता है कि जिस व्यक्ति को भी सम्मन प्राप्त हो रहा है, अगर वो चाहे तो गिल्टी प्लीड कर सकता है। पर वहां पे कुछ लिमिटेशन है कि वो केवल फाइन की स्थिति होनी चाहिए, और फाइन भी कभी 1000 रुपए से ज्यादा का नहीं होनी चाहिए। तो वो पेटी जो केसेस की डेफिनेशन है, दैट हैज टू बी विद इन दी बाउंड्स ऑफ दिस सेक्शन, सेक्शन 206। अब जो बच्चे आज की चर्चा है, आज की चर्चा 2 पार्ट में है। आज की चर्चा मतलब इस क्लास की भी और अगली क्लास की भी। देखो, पहला है छोटा वाला भाग जिसमें हम पढ़ेंगे सेक्शन 207, 208, 209 एंड 210। तो ये चैप्टर नंबर 16 में हमारे ये 4 सेक्शंस बचते हैं। देखो, प्रोसीजरल सेक्शंस हैं, प्योरली प्रोसीजरल हैं, सिंपल से हैं, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं मारना पड़ेगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो इनको हम कवर कर लेंगे। बट आफ्टर दिस सरप्राइज है, भयंकर वाला सरप्राइज है आप सभी लोगों के लिए। आफ्टर दिस जो हमारा चैप्टर नंबर 17 है बच्चों, विच टॉक्स अबाउट चार्ज, वो मजेदार चैप्टर है। मजेदार चैप्टर है क्योंकि हमारे दिमाग में बच्चे, आप अगर खुद अपने आप से पूछो, हमेशा कंफ्यूजन सही रहा है। हम समझ नहीं पाए आज तक कि असल में प्रक्रिया क्या होती है, कब कैसे किस केस की शुरुआत होती है। हम जानते हैं कि एफआईआर क्या होता है, हम जानते हैं कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन कैसे होती है, और हम थोड़ा बहुत ये भी समझते हैं कि कॉग्निजेंस क्या है, और हम ये भी समझते हैं कि ट्रायल क्या है। पर ये जो गैप होता है ना, कॉग्निजेंस से ट्रायल तक का ये जो सफर है बीच का, इसके बारे में हमको सबसे कम नॉलेज है, सबसे कम इंफॉर्मेशन होती है। और कभी भी मैंने नोटिस किया है, बच्चा इन्हीं सवालों से बचने की कोशिश करता है। आप खुद अपना अपना बिहेवियर देखो, अगर आपके पास ऑप्शन होगा टू राइट एन आंसर ऑन ट्रायल और ऑन इन्वेस्टिगेशन, यू विल गो फॉर दैट। कभी भी आप ये प्री ट्रायल पे नहीं जाओगे, बिकॉज यू नो कि देयर इज ए कंफ्यूजन, जो आपको चीजें समझ में नहीं आई हैं। या फिर कोई सस्ता सा टॉपिक पकड़ लोगे, बेल लिख दिया है ना, सम्मन लिख दिया। ऐसा नहीं, ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि ये सबसे इजी है और सबसे मजेदार भी है। तो आज हम सीखेंगे, आज हम समझेंगे ऐसी प्रक्रिया को जहां पे ऑफिशियली ऑफिशियली कानूनी रूप से कोर्ट की कार्रवाई शुरू होती है। तो जो पहला कदम है टुवर्ड्स द ट्रायल जो कोर्ट लेता है, दैट इज फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। अब आप सभी लोगों ने, जिस बच्चे ने मेरे साथ जजमेंट ड्राफ्टिंग की क्लासेस की थी, उनको पता होगा कि चार्ज का मतलब क्या है। वैसे मैंने ड्राफ्टिंग की क्लास एप्लीकेशन पे डलवा दी है, आप सभी लोग उसको एक्सेस कर सकते हो, तो जरूर एक्सेस करो अगर आपने उसको नहीं किया था तो चार्ज जो है वो बच्चे बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है।
किसी भी केस का। ये बड़ा ही, जितना इंपॉर्टेंट डिसीजन है ना, जजमेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट चार्ज फ्रेमिंग है। रीजन बीइंग कि जजमेंट और चार्ज दोनों का सीधा संबंध होता है। वो पूरा जो सफर चलेगा फ्रॉम द चार्ज फ्रेमिंग अप टिल द जजमेंट, वो इसी दिन डिसाइड हो जाता है जिस दिन फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होती है। तो ये जो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज वाली बात है बच्चे, इसमें हमारा जो चैप्टर 17 है वो शुरू तो होता है हमारे सेक्शन 211 से और खत्म होता है 224 पे, 224 पे। पर ऑब्वियसली इतना बड़ा एजेंडा हम नहीं कवर कर पाएंगे, तो व्हाट आई हैव प्लान्ड कि हम 211, 212, 213, 214, 215, 216 और 217 यहां तक तो 100% कवर करके ही जाना है, इससे कम तो नहीं कवर करेंगे। और अगर हो सका तो 218, 219 और 220 को भी कवर कर लेंगे, क्योंकि वो जॉइंडर के बारे में बात करती है। अभी आप नहीं समझ पाओगे जॉइंडर का मतलब क्या है, बट जब मैं बताऊंगा आपको समझ में आ जाएगा। तो फटाफट से बच्चे पहले कवर कर लेते हैं अपने चैप्टर 16 के बचे हुए 4 सेक्शंस। तो अपने अपने नोट्स में जहां पर लास्ट क्लास में छोड़ा था, जहां पर मैंने आपको पेटी केसेस के बारे में बताया था अंडर सेक्शन 206, वहीं से कंटिन्यू कर, ठीक है, वहीं से अपना डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। और कोई भी बात अगर समझ में ना आए, कोई भी दिक्कत आए, कोई भी परेशानी आए, देखो बच्चे, अब अपने अंदर ना मैच्योरिटी लाओ। मैच्योरिटी इन द सेंस, खुद कोशिश करा करो पहले तो। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज नहीं समझ में आई और आप जंप कर लिए, या आपने कंक्लूजन बना लिया कि मुझे तो नहीं समझ में आया, मुझे तो पूछना ही पड़ेगा, या मुझे तो किताब देखनी पड़ेगी, या मुझे तो गूगल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। अगर आप शुरू से क्लासेस ले रहे हो ना सीआरपीसी के, आप मानो कि उसका जवाब, जो भी सवाल है आपके दिमाग में, वो आपके अंदर ही है। तो ट्राई इट, फाइंड, ये हैबिट बनाओ कि मैं अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन खुद ढूंढूं, क्योंकि हमेशा कोई नहीं होगा आपकी हेल्प करने के लिए। जब कोशिश करने के बाद भी ना मिले, देन कम टू मी। उसमें क्या होगा, वो जो एफर्ट आप डालोगे ना टू फाइंड द आंसर, उस एफर्ट, उस आंसर को ढूंढने में आप इतनी चीजों को एनालाइज कर लोगे अपने दिमाग में कि आपका लॉ पक्का और पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो आ जाओ। तो बच्चे, तो पहला हमारा सेक्शन है आज की क्लास का, दैट इज सेक्शन 207। और सेक्शन 207 बड़ा सिंपल सी बात करता है। सेक्शन 207 में बात हो रही है एक्यूज, जो हमारा व्यक्ति है ना, एक्यूज का मतलब समझते हो? मैंने आपको कई बार फर्क बताया ना एक्यूज और कन्विक्ट में। एक्यूज कौन होता है? जिस व्यक्ति के खिलाफ आरोप लगाया गया है, अभी उसका आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, प्रूव नहीं हुआ है, बस आरोप लगा है। तो हमारा जो सेक्शन 207 है वो कहता है कि जो हमारा एक्यूज है उसको कॉपी दी जाएगी। किस चीज की कॉपी दी जाएगी भाई? पुलिस रिपोर्ट की कॉपी दी जाएगी, और बाकी के जो दस्तावेज होते हैं जो किसी से भी केस से जुड़े होते हैं उनको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, देखो बड़ी सिंपल सी बात है, पर इसके पीछे बहुत बड़े बड़े प्रिंसिपल्स लगे हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस लगा हुआ है, जिसमें क्या बोला जा रहा है कि हमारा जो एक्यूज्ड है उसको हम पुलिस रिपोर्ट और बाकी के जो दस्तावेज है जिसके बिना पर उसको एक्यूज बनाया जा रहा है, वो उसको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो देखो क्या बोला जा रहा है कि किसी भी केस के अंदर जहां पे भी कार्यवाही की शुरुआत की गई है पुलिस रिपोर्ट के आधार पर, इसको ध्यान से देखो बच्चे, ये फर्क है सेक्शन 207 जो हम अभी पढ़ रहे हैं और अगला जो हम सेक्शन पढ़ेंगे 208, उसमें इसी बात का फर्क है कि ये कौन सी सिचुएशन से डील कर रहा है। एक ऐसा केस जिसकी कार्यवाही पुलिस रिपोर्ट के आधार पर शुरू हुई है। किसके आधार पर? पुलिस रिपोर्ट के आधार पर। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे जो मजिस्ट्रेट साहब हैं उनकी ये जिम्मेदारी होगी बच्चे, देख रहे हो, चॉइस नहीं है, जिम्मेदारी होगी कि वो बिना देरी करे, बिना देरी करे एक्यूज्ड को, और उससे इस बात का कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, इट हैज टू बी फ्री ऑफ चार्ज, फ्री ऑफ कॉस्ट, एक्यूज्ड को कॉपी प्रोवाइड करवाएंगे। किस किस की कॉपी प्रोवाइड करवाएंगे? सबसे पहले नंबर पे पुलिस रिपोर्ट की कॉपी प्रोवाइड करवाएंगे। किसकी? पुलिस रिपोर्ट की। दूसरे नंबर पर एफआईआर की, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, वही जो हमने सेक्शन 154 में पढ़ा था। तो पुलिस रिपोर्ट और इन्वेस्टिगेशन का जो ट्रिगर थी एफआईआर, उसकी कॉपी। और इतना ही नहीं बच्चे, तीसरे नंबर पर जो भी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करी हैं पुलिस ने सेक्शन 161 के अंदर, याद है सेक्शन 161 के अंदर पुलिस स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है, उसका जो सबसेक्शन 3 है, उन सारे लोगों की जिनकी भी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करी गई हैं, जिनको भी विटनेस बनाया जाएगा आगे चल के केस में, उन सब की
स्टेटमेंट्स को भी भेजा जाएगा। पर अगर आप याद करो तो एक पॉइंट मैंने आपको बताया था, जब हम चार्जशीट की बात कर रहे थे, पुलिस रिपोर्ट के सबमिशन की बात कर रहे थे सेक्शन 173 के, तो उसमें एक सबसेक्शन पढ़ाया था बच्चे मैंने आपको, सबसेक्शन 6, जिसके अंदर पुलिस वालों को अगर ऐसा लगता था कि कोई भी ऐसा दस्तावेज है जो वो पुलिस रिपोर्ट के साथ दे रहे हैं, इंक्लूडिंग दी स्टेटमेंट्स, जो वो चाहते हैं कि एक्यूज को ना दिया जाए, या किसी भी दस्तावेज में कोई भी ऐसा पार्ट है जो एक्यूज को आप वो रिवील नहीं करना चाहते। कौन नहीं रिवील करना चाहते? पुलिस वाले। तो इसके बारे में मजिस्ट्रेट साहब को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ये डॉक्यूमेंट या फिर इसका ये भाग एक्यूज व्यक्ति को ना दिया जाए। तो ये जो स्टेटमेंट्स प्रोवाइड कराई जाएंगी जब एक्यूज व्यक्ति को, तो वहां पे कोर्ट इस बात का ध्यान रखेगा कि कहीं पुलिस वालों ने किसी के बारे में रिक्वेस्ट तो नहीं की है, और फिर कोर्ट डिसाइड करेगा कि उस रिक्वेस्ट को मानना है या नहीं मानना, और उसके हिसाब से उस स्टेटमेंट्स को फॉरवर्ड करवा देगा। किसके पास फॉरवर्ड करवा देगा? हमारे एक्यूज व्यक्ति के पास। चौथे नंबर पे, अगर कोई भी कन्फेशन रिकॉर्ड किया गया है या कोई भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई है किसी भी मजिस्ट्रेट के द्वारा सेक्शन 164 के अंदर, 164 के अंदर कौन स्टेटमेंट्स और कन्फेशन रिकॉर्ड करता था? मजिस्ट्रेट, एनी मजिस्ट्रेट। तो जो मजिस्ट्रेट साहब की कन्फेशन और स्टेटमेंट्स होंगी जो उन्होंने रिकॉर्ड की होंगी, उसको भी एक्यूज व्यक्ति को दिया जाएगा। और इसके अलावा कोई भी दूसरा डॉक्यूमेंट जो रिलेवेंट होगा उस एक्यूजेशन के लिए, जो मजिस्ट्रेट साहब को पहुंचाया होगा पुलिस वालों ने सेक्शन 173 के अंदर, तो कोई भी दस्तावेज है, कोई भी डॉक्यूमेंट है जो पुलिस वालों ने अपने मजिस्ट्रेट साहब को पहुंचाया है एज पार्ट ऑफ देयर द कंक्लूजन ऑफ देयर इन्वेस्टिगेशन, तो वो डॉक्यूमेंट भी एक्यूज को दिया जाना जरूरी है। ठीक है। और ये जो प्रोवाइजो है ये इसी बात के बारे में है कि हमने अभी बोला ना कि वो जो अगर पुलिस वालों ने रिक्वेस्ट करी है अंडर सेक्शन 173 कि भाई किसी पार्ट को एक्यूज को नहीं दिखाना है, तो ऐसे किसी पार्ट के बारे में सबसे पहले तो जो हमारे जज साहब हैं वो डिसीजन लेंगे कि भाई उनको पुलिस वालों की रिक्वेस्ट को मानना है या नहीं। अगर उन्हें लगता है कि पुलिस वालों की जो वजह है ये कहने की कि इस भाग को एक्यूज को मत दिखाओ, उसमें कोई रीजन है, वो वैलिड है, तो वो उस भाग को, उस पोर्शन को हटवा देंगे और हटवा कर जो डॉक्यूमेंट है उसको एक्यूज तक पहुंचवा देंगे। ठीक है। तो इसके बारे में पहले डिसीजन लेना पड़ेगा। और आखिरी बात, अगर कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट हो जो रिलेवेंट हो उस एक्यूजेशन से, पर वो रिलेवेंट जो डॉक्यूमेंट है वो बहुत भारी है, बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, उसको ऐसे पहुंचाना एक्यूज के पास मुमकिन नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में उस पूरे डॉक्यूमेंट को कॉपी करके भिजवाने के बदले ये एक्यूज को लिबर्टी दे सकते हैं कि वो कभी भी आके उस डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट कर सकता है, या तो खुद से या अपने वकील के थ्रू। तो उसको डॉक्यूमेंट भिजवा नहीं रहे, पर उसको ये आजादी दे रहे हैं कि वो आके उस डॉक्यूमेंट को देख सकता है, उसको इंस्पेक्ट कर सकता है। तो बच्चे ये जो पूरा सेक्शन है हमारा, ये जो पूरा सेक्शन हमने अभी पढ़ा, इस पूरे सेक्शन का एजेंडा क्या है? यहाँ पे हो क्या रहा है कि हमारा जो एक्यूज व्यक्ति है उसको कुछ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं जो उसके एक्यूजेशन से जुड़े हुए हैं। अब पीछे इसके बच्चे बेसिक सा लॉजिक है, उसका भी अधिकार है राइट टू डिफेंस का, तो वो अपने आप को डिफेंड करेगा ही करेगा केस में। पर डिफेंड करने के लिए उसे भी तो पता होना चाहिए भाई कि उसके खिलाफ केस क्या है, पुलिस ने क्या इन्वेस्टिगेशन करी है, उसके खिलाफ क्या क्या एविडेंस मिला है, लोगों ने क्या क्या स्टेटमेंट्स दिए हैं। तो ये सारी बातें उसे जब तक बताओगे नहीं तो वो तैयारी कैसे करेगा, उसका वकील किस आधार पर केस लड़ेगा, है ना। फॉर दैट रीजन इट इज नेसेसरी कि ये सारी चीजें उस पर प्रोवाइड करें। पर बच्चे बात आपको क्या समझने की है, जो हमारा सेक्शन 207 है, इट इज एक्सक्लूसिव टू दोज केसेस जहां पे पुलिस वालों ने पुलिस रिपोर्ट फाइल की है। तो मतलब वो सारे केसेस जहां पे पुलिस रिपोर्ट फाइल हुई है वहां पे, केवल वहां पे सेक्शन 207 लागू होगा। अगर ऐसा कोई केस है जो पुलिस रिपोर्ट के आधार पर कॉग्निजेंस नहीं ली गई है किसी की, जैसे मैंने आपको बताया था कि सेक्शन 190 के अंदर 3 वजह हो सकती है ना, यहाँ तो कोई कंप्लेंट हो सकती है, यहाँ पुलिस रिपोर्ट हो सकती है, या फिर ओन इंफॉर्मेशन या नॉलेज हो सकती है। तो पुलिस रिपोर्ट वाली जो सिचुएशन है ना, वहां पर सेक्शन 207 लगेगा। अगर किसी केस के बारे में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन नहीं करी है, पुलिस ने कोई रिपोर्ट फाइल नहीं करी है, ऐसा कोई केस है जिसके बारे में कॉग्निजेंस कंप्लेन के आधार पर ली गई है, वहां पर 207 पिक्चर में नहीं आता, वहां पे 208 आता है, अभी जो हम पढ़ेंगे अगला। 207 इज स्पेसिफिक टू दो सिचुएशंस
जहां पे पुलिस रिपोर्ट फाइल होनी चाहिए। और एक बार हमको ऐसा केस मिल जाता है कि पुलिस रिपोर्ट फाइल हुई है, तो पुलिस रिपोर्ट, FIR, 161 की स्टेटमेंट्स, 164 की स्टेटमेंट्स और उसके अलावा कोई भी दस्तावेज जो रिलेवेंट हो, जो पुलिस ने मजिस्ट्रेट साहब के पास पहुंचाया हो, उसको भिजवाना पड़ेगा। ठीक है, दैट इज द सिंपल एजेंडा हमारे सेक्शन 207 का। ठीक है, बस इसी बात को याद रखना, दैट दिस इज फॉर द सिचुएशंस, फॉर द सिनेरियोज जहां पर पुलिस रिपोर्ट है, पुलिस रिपोर्ट के आधार पर कॉग्निजेंस ली गई है, या फिर पुलिस रिपोर्ट अवेलेबल है मजिस्ट्रेट साहब के सामने, एक ऐसा केस जिसमें पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की है। टू बी एज सिंपल एज पॉसिबल। नाउ कम टू द नेक्स्ट सेक्शन। जो अगला सेक्शन है सेक्शन 208, बिल्कुल सेम एजेंडा है, सेम पर्पस है जो मैंने आपको बताया। क्योंकि कोई एक एक्यूज व्यक्ति है, कोई एक एक्यूज व्यक्ति है, तो ऑब्वियसली बात है, इट इज वेरी नेसेसरी कि उसके पास वो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, रिलेवेंट डेटा होना चाहिए, जिसके आधार पर वो अपने आप को डिफेंड कर सकेगा। दैट इज वेरी बेसिक चीज जो उसके पास होनी चाहिए। तो सेक्शन 208 भी इसी प्रमाइस पे बेस्ड है। पर यहां पे क्या अलग है, यहां पे कॉपीज को सप्लाई किया जा रहा है स्टेटमेंट्स की और डॉक्यूमेंट्स की जो एक्यूज से जुड़ी हुई हैं। पर ध्यान से देखना, ये एक ऐसा केस है जो एक्सक्लूसिवली कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्रायबल है। ट्रायबल है मतलब एक ऐसा केस जिसके बारे में कॉग्निजेंस तो मजिस्ट्रेट साहब ने ली होगी, क्योंकि सेक्शन 190 कहता है कि आमतौर पर किसी भी केस की कॉग्निजेंस मजिस्ट्रेट साहब ही लेते हैं। पर अकॉर्डिंग टू द स्केड्यूल जो हमारे आईपीसी में मौजूद है, उस स्केड्यूल के अनुसार वो एक ऐसा केस है जिसके बारे में जो ट्रायल है वो केवल कोर्ट ऑफ सेशन चला सकता है, मजिस्ट्रेट साहब नहीं चला सकते। तो आपको पता ही है कि मजिस्ट्रेट साहब कॉग्निजेंस लेते हैं और उस केस को ट्रायल चलाने के लिए किसके पास भेज देते हैं, कोर्ट ऑफ सेशन के पास भेज देते हैं। तो अगर ऐसी परिस्थिति बन रही है कि कोई भी केस है जिसकी कॉग्निजेंस ली गई है मजिस्ट्रेट के द्वारा, वो एक ऐसा केस है जिसके बारे में केस केवल कोर्ट ऑफ सेशन चला सकता है, ट्रायल केवल कोर्ट ऑफ सेशन चला सकता है, तो क्या करना होगा। तो देखो, अगर कोई भी ऐसा केस है जो, ध्यान से देखना बच्चे, दो बातें हैं यहां पे, कंफ्यूज मत होना। कोई भी ऐसा केस है जो पुलिस रिपोर्ट के आधार पर नहीं शुरू हुआ है, उसके पीछे कंप्लेंट है या उसके पीछे कोई इंफॉर्मेशन है थर्ड पर्सन की, या कोई नॉलेज है, मतलब सेक्शन 191 का ए लग रहा है कंप्लेन वाला, या फिर सी लग रहा है, बी नहीं लग रहा। बी लग रहा होगा तो 207 लगेगा। तो कोई भी ऐसा केस जो पुलिस रिपोर्ट के आधार पर नहीं चल रहा है, या उसकी शुरुआत पुलिस रिपोर्ट के आधार पर नहीं हुई है, और मजिस्ट्रेट साहब जो हैं जिन्होंने कॉग्निजेंस ली है और जिन्होंने प्रोसेस इश्यू किया है सेक्शन 204 के अंदर, उनको ऐसा लग रहा है या फिर ऐसा पता चला रहा है उन सारी सिचुएशंस को देख के, सारी इंफॉर्मेशन को देख के, कि वो एक ऐसा केस है कि जिसका ट्रायल वो खुद नहीं चला सकते, उसका ट्रायल केवल और केवल सेशन कोर्ट ही चलाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में जो हमारा मजिस्ट्रेट साहब है उनकी ये जिम्मेदारी होगी बच्चे, बाउंडेशन है, 207 के अंदर भी बाउंडेशन थी, 208 के अंदर भी बाउंडेशन है, कि मजिस्ट्रेट साहब की ये जिम्मेदारी है कि वो बिना देरी करे हमारे एक्यूज साहब को बिना खर्चे के, फ्री ऑफ कॉस्ट कॉपी दिलवाएंगे। किस किस की कॉपी दिलवाएंगे, फटाफट से देखो, उन स्टेटमेंट्स की जिन स्टेटमेंट्स को मजिस्ट्रेट साहब ने रिकॉर्ड किया है अंडर सेक्शन 200 एंड सेक्शन 202। अब आपको मैंने पढ़ाए थे ना ये सेक्शंस, कि भाई अगर मजिस्ट्रेट साहब ने कंप्लेंट के आधार पर कॉग्निजेंस लिया है तो उन्हें देखना तो पड़ेगा भाई कि कंप्लेंट में दम है या नहीं। तो सेक्शन 200 और 202 का इस्तेमाल करके जो हमारे कंप्लेनेंट हैं उनको ओथ दिलवाकर उनको एग्जामिन करते थे, कंप्लेनेंट के सारे विटनेसेस को एग्जामिन करते थे ओथ पर, है ना। तो वो जो सारी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करी होंगी मजिस्ट्रेट साहब ने उन एग्जामिनेशंस के दौरान जो उन्होंने सेक्शन 200 और 202 के अंदर कंडक्ट किया है, उन सारी स्टेटमेंट्स को एक्यूज के पास भिजवाना पड़ेगा। इसके अलावा अगर कोई भी स्टेटमेंट है या कोई भी कन्फेशन है जो मजिस्ट्रेट साहब ने रिकॉर्ड किया है या फिर पुलिस ने रिकॉर्ड किया है, समझना यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है हर बार। सेक्शन 164 है तो मजिस्ट्रेट साहब ने रिकॉर्ड किया है या फिर पुलिस ने रिकॉर्ड किया है,
पर बच्चे जरूरी नहीं है कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की हो या पुलिस रिपोर्ट फाइल हुई हो। सिंपल सी बात यहाँ पे ये है कि स्टेटमेंट और कन्फेशन तो है, पर वहां पर उसने उसका जो काम रहा होगा पुलिस वाले का, उसका बस स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने का रहा होगा। ठीक है, तो अगर कोई भी स्टेटमेंट है या कोई भी कन्फेशन है, वो चाहे सेक्शन 161 के अंदर गिर रहा हो, चाहे वो सेक्शन 164 के अंदर गिर रहा हो, इन बोथ ऑफ द सिनेरियोज ये दोनों डॉक्यूमेंट जो हैं वो भेजने पड़ेंगे। किसके पास भेजने पड़ेंगे बच्चे? कोई भी एक्यूज के पास। इसके अलावा अगर कोई भी और डॉक्यूमेंट है जो मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया है, पर यहां पे पेश करने वाला कौन है? प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन एक कोई भी ऐसा दस्तावेज है जिसपे रिलाय करना चाह रही है एक्यूज के खिलाफ। प्रोसिक्यूशन मतलब समझते हो ना, क्रिमिनल केसेस में स्टेट होगी प्रोसिक्यूशन जो केस चला रही है। तो दूसरी पार्टी जो है वो जिस डॉक्यूमेंट पे रिलाय करना चाह रही है सो एज टू प्रूव इट्स केस अगेंस्ट द एक्यूज्ड पर्सन, उस डॉक्यूमेंट को भी आपको एक्यूज्ड व्यक्ति के पास भेजना पड़ेगा। तो आप देख रहे हो, कंपेयर कर रहे हो दोनों सेक्शंस को, क्योंकि यहां पे पुलिस रिपोर्ट इन्वॉल्व नहीं है, एफआईआर इन्वॉल्व नहीं है। तो जो भी कुछ है सेक्शन 200 202 की कन्फेशन से लेके कंप्लेन से लेके बाकी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उन सारी चीजों को हम मतलब जो भी इंफॉर्मेशन खुद मजिस्ट्रेट के पास है वो सारी इंफॉर्मेशन वो एक्यूज तक पहुंचा दे रहा है, जिससे वो अपने डिफेंस के लिए तैयारी कर सके। पर इसका एक प्रोवाइजो और बड़ा सिंपल सा है कि अगर मजिस्ट्रेट को लग रहा है कि कोई, वही वाली बात जो हमने पढ़ी, कि कोई भी डॉक्यूमेंट है जो है तो रिलेवेंट और हो सकता है प्रोसिक्यूशन उस पर रिलाय भी करे, पर वो बहुत बड़ा है, बहुत भारी है, तो उस डॉक्यूमेंट को भेजने के बदले या उसकी पूरी कॉपी कराने के बदले वो बोल सकता है एक्यूज व्यक्ति को कि भाई आप आके इसको इंस्पेक्ट कर सकते हो, या अपने वकील साहब को बोल सकते हो कि वो आपके बिहाफ पे उसको इंस्पेक्ट कर दें। ठीक है, तो सेक्शन 208 का जो ट्रिगर पॉइंट है बस वही अलग है, लॉजिक भी बिल्कुल सेम है और कॉन्सिक्वेंस भी बिल्कुल सेम है, बस ट्रिगर पॉइंट अलग है। सेक्शन 207 का अभी दिमाग में डाल लो, नोट्स में भी लिख लो। सेक्शन 207 का ट्रिगर पॉइंट क्या है बच्चे? पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट, अगर ट्रिगर पॉइंट पुलिस रिपोर्ट है तो पुलिस रिपोर्ट, एफआईआर, सारे डॉक्यूमेंट जो पुलिस ने दिए वो सब भेजने पड़ रहे थे। सेक्शन 208 के दो ट्रिगर पॉइंट है, दो रिक्वायरमेंट्स हैं रादर, और दोनों को एक्सटेंसिव है, दोनों एक साथ सेटिस्फाई होनी चाहिए। जिसमें सबसे पहली बात यह है कि एक ऐसा केस है जो पुलिस रिपोर्ट के आधार पर शुरू नहीं हुआ है, या तो कंप्लेन या ओन इंफॉर्मेशन के आधार पर हुआ है, पुलिस रिपोर्ट इन्वॉल्व नहीं है। सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो ये है। और दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि ये एक ऐसा केस है जो कोर्ट ऑफ सेशन या फिर सेशन कोर्ट के द्वारा ट्रायबल है। तो ऐसी स्थिति में जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं मजिस्ट्रेट के पास अवेलेबल, जो जो स्टेटमेंट्स उसने खुद रिकॉर्ड करी हैं या पुलिस ने रिकॉर्ड करी हैं, व्हाटएवर, जो भी डिटेल्स, जो भी इंफॉर्मेशन उसके पास है उसको एक्यूज व्यक्ति तक पहुंचा रहा है। ठीक है, अब बच्चे बस एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा इस पूरी प्रक्रिया के बारे में कि जब कोई एक ऐसा केस होता है जो एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन होता है, ध्यान से देखना बच्चे, कोई भी एक ऐसा केस होता है जो एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन होता है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, आपको बिल्कुल दिक्कत और वो नहीं करना है। आपको बस इतनी सिंपल सी बात याद रखनी है कि प्रक्रिया वही रहती है जो आम प्रक्रिया होती है, कॉग्निजेंस मजिस्ट्रेट ही लेता है, और जो भी बातें हमने अभी तक पढ़ी हैं, क्योंकि अभी तक हम ट्रायल की प्रक्रिया पे नहीं पहुंचे, तो ये सारा काम प्रोसेस इशू करना, ये जो सारी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करना, वो सारे मजिस्ट्रेट ही करता है। जब ट्रायल का नंबर आता है ना, तब उसको कोर्ट ऑफ सेशन के पास भेजे जाते हैं। तो जितने भी प्री ट्रायल प्रोसीडिंग्स हैं वो सारी पूरी हमारे मजिस्ट्रेट साहब ही करते हैं, किसी ऐसे केस के बारे में जो भले ही एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाई कोर्ट ऑफ सेशन हो। तो ये स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करना चैप्टर 15 के अंदर, प्रोसेस को इशू करना चैप्टर 16 के अंदर, ये जो सारा काम है, सारी प्रक्रिया है, हमारे मजिस्ट्रेट साहब ही कर रहे हैं। वो जब ट्रायल का नंबर आ रहा है, एट दैट पॉइंट that person is sending it to the कोर्ट ऑफ सेशन उसका ट्रायल चलाने के लिए। ठीक है, बाकी तो ये दोनों सेक्शन सिंपल से आपको समझ में आ गए होंगे। अब मुझे फटाफट से बता दो, आर वी क्लियर अबाउट बोथ ऑफ दी सेक्शंस? समझ में आ गया है सभी लोगों को? क्लियर है?
कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बड़ी सिंपल सी बात है, बस लॉजिक समझ के चलो, ठीक है। अब ये जो दो सेक्शंस हमारे निकले, सेक्शन 207 और 208, अब इसके बाद आए बच्चे हम सेक्शन 209 पे। अब सेक्शन 209 जो है वो वही बात जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं ना, किसी केस का मजिस्ट्रेट के द्वारा कॉग्निजेंस लेना और ट्रायल के लिए कोर्ट ऑफ सेशन के पास भेज देना, यही जो प्रक्रिया है उसमें अगला कदम है हमारा सेक्शन 209। और सेक्शन 209 जो है वो बात करता है कमिटमेंट की, और ये सलमान खान वाला कमिटमेंट नहीं है, दिस इज द कमिटमेंट ऑफ ए केस। और यहां पे कमिटमेंट किसको हो रहा है? कोर्ट ऑफ सेशन को हो रहा है। कब हो रहा है? जब कोई भी अपराध केवल कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्राई किया जा सकता है। वैसे इसमें कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, बड़ी सिंपल सी लॉजिकल सी बात है, पर सेक्शन बना दिया है तो पढ़ लो। तो देखो, अगर कोई भी केस है जिसकी शुरुआत या तो पुलिस रिपोर्ट के आधार पर हुई है या किसी और आधार पर हुई है, एक्यूज सामने प्रस्तुत होता है, मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है, और ऐसा लगता है मजिस्ट्रेट साहब को कि जिस अपराधों के बारे में ये पुलिस रिपोर्ट है या फिर जो अपराध निकल के आ रहा है इस पुलिस रिपोर्ट से या फिर कंप्लेंट से या फिर इंफॉर्मेशन से, वो एक ऐसा अपराध है जो आईपीसी के स्केड्यूल के अनुसार कोर्ट ऑफ सेशन को ट्राई करना चाहिए। तो कोई भी अपराध है, मजिस्ट्रेट साहब उसकी कॉग्निजेंस ले रहे हैं सेक्शन 190 के अंदर, या फिर और आगे बढ़ चुके हैं कॉग्निजेंस लेने के बाद, उनको किसी भी समय पे ऐसा रियलाइज हो रहा है कि जो अपराध बन के आ रहे हैं वो अपराध ऐसे हैं जिनके बारे में ट्रायल चलाने की पावर केवल कोर्ट ऑफ सेशन के पास है। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे मजिस्ट्रेट साहब बाउंड हैं, उनकी ये जिम्मेदारी होगी कि वो सबसे पहले क्या करेंगे, उस केस को कमिट करेंगे। जो अभी हमने रिक्वायरमेंट्स पढ़ी ना सेक्शन 207 और 208, अगर वो पुलिस रिपोर्ट है तो पुलिस रिपोर्ट, एफआईआर वगैरह सब एक्यूज को भेजेंगे, और अगर वो पुलिस रिपोर्ट नहीं है, कंप्लेंट है या फिर पर्सनल इंफॉर्मेशन है, तो वो सारी चीजें जो स्टेटमेंट्स वगैरह हैं सेक्शन 200 202 वाली, वो सब एक्यूज को भेजेंगे। ये सेक्शन 207 या 208 की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हुए जैसी भी सिचुएशन बने उस केस को कोर्ट ऑफ सेशन के पास भेज दिया जाएगा। सो दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट बच्चे, जहां पर मजिस्ट्रेट साहब किसी केस को ट्रायल के लिए कोर्ट ऑफ सेशन के पास भेजते हैं। और अगर मजिस्ट्रेट साहब को जरूरी लगे तो वो उस एक्यूज्ड व्यक्ति को कस्टडी में रख सकते हैं जब तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती। अगर एक्यूज्ड व्यक्ति उपस्थित है तो उसको पकड़ के रख सकते हैं जब तक ये केस जो है कोर्ट ऑफ सेशन के सामने कमिट नहीं हो जाता। तो मजिस्ट्रेट साहब के सामने रिलेवेंट पावर्स हैं, जो भी जरूरी ताकतें हैं किसी भी इस पूरी प्रक्रिया को खत्म करने के लिए, किसी भी केस का कॉग्निजेंस लेके ट्रायल के लिए उसे कोर्ट ऑफ सेशन के पास भेजने तक का ये जो पूरा प्रोसेस है उसके बारे में सारी नेसेसरी पावर्स हैं हमारे मजिस्ट्रेट साहब के पास। तो अगर कोई एक्यूज उपस्थित है तो उसे कस्टडी में भी रख सकते हैं, या फिर कोई ऐसा ऑफेंस है जो बेलेबल है तो उसमें बेल भी दे सकते हैं। तो इट इज अप टू द मजिस्ट्रेट, जैसी भी जरूरत हो, जैसी भी डिमांड हो किसी भी पर्टिकुलर केस की। पर हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि द पॉइंट द मजिस्ट्रेट रियलाइजेस कि वो एक ऐसा केस है जिसके बारे में ट्रायल केवल और केवल कोर्ट ऑफ सेशन चला सकता है, वहां पर उस केस के साथ उसका कंटिन्यू करना वो गलत हो जाएगा। मजिस्ट्रेट साहब की जिम्मेदारी हो जाती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, बाउंडेशन हो जाती है, दैट सब्जेक्ट टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ सेक्शन 207 और 208 उनको उस केस को ट्रायल के लिए कोर्ट ऑफ सेशन के पास ही भेजना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है जो हमारे आईपीसी के स्केड्यूल है वो बहुत सीरियस है, मैंडेटरी है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई केस का ट्रायल अगर उसमें लिखा है कि कोर्ट ऑफ सेशन चलाएगा तो मजिस्ट्रेट उस केस को छू नहीं सकता, कॉग्निजेंस वगैरह ले सकता है, पर ट्रायल के मामले में जंप नहीं कर सकता, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू कंप्लाई विद दैट शेड्यूल एज सून एज पॉसिबल। ठीक है। और इसमें जो बी पॉइंट है वो कहता है कि जो भी बेल वेल के बारे में प्रावधान है
उस पूरे उसके परिस्थिति से सब्जेक्ट रहते हुए बेल को भी मैं आपको पढ़ा दूंगा। वैसे बेल का नंबर सीआरपीसी में तो काफी आगे आता है, पर अगर जरूरी लगा, क्योंकि बेल की चर्चा बार बार आती है, तो बेल का भी मैं आपको लॉ बढ़ा दूंगा, 436, 437, 38, 39, वो भी मैं आपको पढ़ा दूंगा, एक क्लास लगेगा, तो उससे भी क्लैरिटी हो जाएगी आप। ठीक है, तो इसका जो बी पॉइंट है वो ये कहता है कि जो भी बेल वेल के प्रावधान है हमारे सीआरपीसी के अंदर, उसके सब्जेक्ट रहते हुए रिमांड कर सकता है उस एक्यूज को अपनी कस्टडी के अंदर। ठीक है, जब तक वो जो ट्रायल है वो खत्म नहीं हो जाता। देख रहे हो दोनों में फर्क है बच्चे। यहाँ पे कस्टडी में रखने की पावर कब तक की है? जब तक वो प्रक्रिया पूरी नहीं हो जा रही, किसी केस को कोर्ट ऑफ सेशन के सामने तक कमिट नहीं कर दिया जा रहा। यहाँ पे किसी भी एक्यूज व्यक्ति को रिमांड करने की बात है या कस्टडी में रखने की बात है, वो पूरे ट्रायल खत्म होने तक की है। तो मजिस्ट्रेट साहब के पास इतनी पावर है कि हमारे एक्यूज को कस्टडी में रख सकते हैं अंटिल द कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल। पर यहाँ पे बच्चे एक कंफ्लिक्ट आ जाता है कि जैसे ही ट्रायल के लिए कोई भी केस कोर्ट ऑफ सेशन के पास पहुंच जाता है, तो वही इस पावर को एक्सरसाइज करता है। तो ये पावर रिमांड में रखने की या बेल देने की वो कोर्ट ऑफ सेशन के पास ही आ जाती है। फॉर दैट रीजन यहां पे लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड। तो कभी भी अगर क्लैश हुआ तो कोर्ट ऑफ सेशन ही इस पावर को एक्सरसाइज करेगा। बट एज ए बैकअप ऑप्शन हमारे मजिस्ट्रेट साहब के भी पास ये पावर है कि अगर एक्यूज को वो चाहे तो रिमांड में रख सकते हैं अंटिल द कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल। कोई भी कभी क्वेश्चन नहीं कर सकता मजिस्ट्रेट को कि भाई ये तो आपके द्वारा ट्रायलेबल ही नहीं है, आप कैसे कस्टडी में रख रहे हो। ऐसे क्वेश्चन नहीं आ सकते, कभी भी नहीं आ सकते। तो कहने का मतलब ये है मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी तो बनाई गई है, बट उसको भी रेस्पेक्ट दी गई है, उसको भी वो जो जरूरी ताकतें हैं उसका काम पूरा करने के लिए वो दी गई हैं। दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट। वो कोर्ट के पास भेजेगा उन सारे रिकॉर्ड को जो भी इस केस के रिकॉर्ड्स हैं, साथ साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी आर्टिकल्स हैं, जो भी एविडेंस के तौर पर उसके सामने आज तक पेश हुआ है। अब देखो बच्चे, अब आप किसी भी चीज को ट्रांसफर करते हो तो यू ट्रांसफर इट कंप्लीटली ना, ऐसा तो नहीं है उसकी कोई चीज रख लोगे। अब आप केस भेज रहे हो तो उस केस से जुड़े हुए जो भी दस्तावेज हैं, जो भी एविडेंसेस हैं, मतलब मजिस्ट्रेट साहब ने जो भी कुछ प्राप्त किया उस केस से जुड़ा हुआ, जो रिलेवेंट हो सकता है कल को कार्यवाही के अंदर, तो लॉजिकल सी बात है कि उस सारी चीज को मजिस्ट्रेट साहब भेजेंगे ही कोर्ट ऑफ सेशन के पास। वही बात लिखी हुई है यहां पर। और आखिरी में ये इंपॉर्टेंट है कि मजिस्ट्रेट साहब नोटिफाई करते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब को। पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होता है? जो स्टेट की तरफ से एक्यूज के खिलाफ केस लड़ता है। ठीक है, और उनको आगाह करते हैं कि भाई उन्होंने किसी भी केस को कोर्ट ऑफ सेशन के पास भेज दिया है, मतलब वो समय आ गया है कि अब आप मेरे पास मत आओ, अब आप कोर्ट ऑफ सेशन से जाके बात करो, वहीं पे आपकी कार्रवाई चलने वाली है, मेरा और आपका लेना देना उस केस के रिगार्डिंग हो गया है खत्म। तो ये जिम्मेदारी भी मजिस्ट्रेट साहब की ही है कि वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को नोटिफाई करते हैं इस पूरे प्रोसेस के बारे में। ठीक है, तो जो हमारा सेक्शन 209 है उसका एजेंडा 2 है। पहला एजेंडा है कि ये जिम्मेदारी एस्टेब्लिश करता है हमारे मजिस्ट्रेट साहब की कि अगर कोई भी केस एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है तो उनको बिना देरी करे उस केस को कमिट कर देना चाहिए टू द कोर्ट ऑफ सेशन। और दूसरी बात यह है कि ये एक ऐसा सेक्शन है उस मजिस्ट्रेट को जो कमिट कर रहा है केस को कोर्ट ऑफ सेशन के पास, उसको जो भी जरूरी पावर्स हैं वो भी दे रहा है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या क्या याद रखना है? एक तो कमिट करने की जिम्मेदारी है, कस्टडी में रखने की पावर है अंटिल द कमिटल, कस्टडी में रखने की पावर है अंटिल द कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल। इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, देख लेना, पढ़ लेना, पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, अंडर द थर्ड ऑप्शन सारे डॉक्यूमेंट, सारे एविडेंसेस भेजने होंगे, और आखिरी पब्लिक प्रोसिक्यूटर को नोटिफाई करना होगा। तो ये सारी जिम्मेदारियां, पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं किसी भी मजिस्ट्रेट की इन रिलेशन टू अ केस which is exclusively triable by the court of session. सिंपल। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्लियर है बच्चे? बिल्कुल बेसिक लेवल पे रखो। देखो बच्चे, स्टैट्यूट है, लॉ है, उससे हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपको सिंपल भाषा में लिख के देगा। वो तो जितना कॉम्प्लिकेटेड चीजों को बना सकता है उतना बनाएगा।
बट हमको चीजों को सिंपल लेना है, हमको उनका एसेंस समझना है, हमको कोई एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी याद नहीं करनी। व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज व्हाट डज दिस सेक्शन मीन, इसका मतलब क्या है, इसका लॉजिक क्या है। अगर हमें इतना समझ में आ रहा है दैट इज वेल एंड गुड, ठीक है, बाकी काम हो जाएगा। नाउ कम टू द लास्ट सेक्शन, द वेरी लास्ट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी अगला कदम चार्ज की कहानी शुरू हो जाएगी। तो ये जो इश्यू ऑफ प्रोसेस, या ये जो पूरी प्रक्रिया है कॉग्निजेंस लेने से लेके चार्ज फ्रेम होने तक, ये जो पूरा बीच का सफर है, ये हमारा इस सेक्शन के साथ खत्म हो जाता है। सो दिस सेक्शन इज सेक्शन 210। और ये जो सेक्शन 210 है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कुछ बातें हैं जो नई हो सकती हैं आपके लिए। बच्चे, इसमें प्रोसीजर प्रोवाइड किया गया है, और ये प्रोसीजर किसके बारे में है, स्पेसिफिकली किसी भी कंप्लेंट केस के बारे में है, जिसके अंदर पुलिस इन्वेस्टिगेशन, जिसके बारे में पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन है, और हो सकता है आपको ये बात पता ना हो, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, खासकर ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए भी ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि कई बार बच्चे इग्नोर कर देते हैं इसको। पहले इसका कॉन्टेक्स्ट समझो, कॉन्टेक्स्ट समझ जाओगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। देखो बच्चे, अभी तक जो भी हमने सिचुएशंस पढ़ी हैं कॉग्निजेंस लेने वाली, जैसे अगर हम अपने सेक्शन 190 को देखें और उसके सारे ऑप्शंस को देखें, बी इट ए, बी इट बी और बी इट सी। ए के अंदर कंप्लेंट की सिचुएशन है, बी के अंदर पुलिस रिपोर्ट की सिचुएशन है, और सी के अंदर इंफॉर्मेशन और नॉलेज वाली सिचुएशन है। तीनों ही एक दूसरे से अलग हैं। कंप्लेंट केस कंप्लेंट के बेसिस पे होता है, पुलिस रिपोर्ट वाला पुलिस रिपोर्ट के बेसिस पे होता है, और इंफॉर्मेशन नॉलेज वाला इंफॉर्मेशन नॉलेज के बेसिस पे होता है। पर जो हमारा सेक्शन 210 है, वो ऐसी सिचुएशन को प्री सपोज कर रहा है जहां पे ओवरलैप है किसी कंप्लेन केस में और किसी पुलिस रिपोर्ट पे आधारित केस में। अब जैसे 207 और 208 के अंदर हमने पढ़ा, क्लियरली डिमार्केट किया हमने कि भाई 207 इज एप्लीकेबल टू द सिचुएशंस जहां पे पुलिस रिपोर्ट है, और 208 इज एप्लीकेबल टू द सिचुएशन जहां पे कंप्लेंट है, राइट। पर कभी बच्चे अगर ऐसा हो जाए कि ओवरलैप हो रहा है बिटवीन द कंप्लेन एंड द पुलिस इन्वेस्टिगेशन, पुलिस इन्वेस्टिगेशन के आधार पर ही तो पुलिस रिपोर्ट आएगी, तो ऐसे में क्या करेंगे, क्योंकि कंफ्यूजन तो अराइज होगा, क्योंकि दोनों सिचुएशंस के बारे में अलग अलग प्रावधान बनाए गए हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन और पुलिस रिपोर्ट के आधारित केसेस को बिल्कुल अलग ट्रीट किया गया है, कंप्लेन केसेस को अलग ट्रीट किया गया है, तो कंफ्यूजन हो जाएगा। और इतना ही नहीं, कई बार क्लैश भी हो सकता है, क्योंकि कंप्लेन केस के अंदर मजिस्ट्रेट साहब करते हैं सब कुछ, चाहे वो स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करना हो सेक्शन 200 के अंदर, 202 के अंदर, चाहे वो पुलिस वालों की सहायता लेना हो, चाहे वो किसी दूसरे तीसरे व्यक्ति से इंक्वायरी करवाना हो। कहने का मतलब है मजिस्ट्रेट साहब सर्वोप्रिय होते हैं किसी भी कंप्लेन केस के बारे में। पर वहीं पुलिस रिपोर्ट पे आधारित में कोई केस होता है तो पुलिस के हाथ में बागडोर होती है, क्योंकि वही पूरा इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, वही पुलिस रिपोर्ट लिख रहे हैं, और वही पुलिस रिपोर्ट आधार बनेगी कॉग्निजेंस लेने का। तो कई बार क्लैश भी हो सकता है बिटवीन दी प्रोसीडिंग्स जो मजिस्ट्रेट साहब कंडक्ट कर रहे हैं एंड दी प्रोसीडिंग्स जो एंड दी इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस कंडक्ट कर रही है। और ऐसा कभी भी अच्छा नहीं लगता ना कि एक ही केस के बारे में दो अलग अलग अथॉरिटीज काम कर रही हैं और दोनों में क्लैश हो रहा है, दोनों अलग अलग कंक्लूजन्स पे पहुंच रही हैं, तो बड़ी परेशानी हो जाती है। तो ऐसे ही सिचुएशन का सॉल्यूशन लेके आता है हमारा सेक्शन 210। और क्या कहता है, थोड़ा सा बड़ा सेक्शन है पर इतना आपको परेशान नहीं करेगा, बस समझ लो उसे। अगर कोई भी केस है जिसकी शुरुआत, ध्यान से सुनना बच्चे, कोई भी ऐसा केस जिसकी शुरुआत पुलिस रिपोर्ट के आधार पर नहीं हुई है, उस केस की शुरुआत या तो कंप्लेंट के आधार पर हुई है, मतलब सेक्शन 191 का ए बन रहा है, या फिर सेक्शन 191 का सी बन रहा है, बी नहीं बन रहा है। तो कोई भी ऐसा केस जिसकी शुरुआत पुलिस रिपोर्ट के आधार पर नहीं हुई है, और ऐसे केस के बारे में
मजिस्ट्रेट साहब को लगा इंक्वायरी को कंडक्ट करते हुए या ट्रायल के करते हुए, मतलब काफी आगे स्टेज तक जा सकता है मामला। इंक्वायरी कब कंडक्ट करते हैं? वो कॉग्निजेंस वगैरह के टाइम पे। ट्रायल मतलब सब कुछ हो चुका है, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज वगैरह सब कुछ हो गया, ट्रायल चल रहा है भाई। तो कोई भी मजिस्ट्रेट साहब जिनको पता चलता है इंक्वायरी के दौरान या ट्रायल के दौरान कि उसी केस के बारे में जिसके बारे में वो इंक्वायरी कर रहे हैं या ट्रायल चला रहे हैं, उसी केस के बारे में इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट की जा रही है पुलिस वालों के द्वारा, तो ऐसी सिचुएशन में हमारे जो मजिस्ट्रेट साहब हैं, इनको जैसे ही ये पता चलेगा, उनकी ये जिम्मेदारी है, ध्यान से देखना बच्चे, चॉइस नहीं है, उनकी ये बाध्यता है कि वो अपनी कार्यवाही को, जो भी वो इंक्वायरी कंडक्ट कर रहे थे या जो भी ट्रायल कंडक्ट कर रहे थे, उसको वहीं के वहीं रोक देंगे, उसको वहीं के वहीं फ्रीज कर देंगे और पुलिस वालों से बोलेंगे, मतलब जो भी व्यक्ति, जो भी पुलिस वाला इन्वेस्टिगेशन कर रहा होगा, मतलब जो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होगा, उसको बोलेंगे कि वो रिपोर्ट फाइल करे, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है ना उसी केस के बारे में, उसी अपराध के बारे में। तो उससे बोलेंगे भाई कि आप अपनी रिपोर्ट फाइल करो, अपना काम रोक के, अपना केस रोक के पुलिस वाले को बुला के उससे उसकी रिपोर्ट मांग लेंगे। और वो जो वाला पुलिस वाला व्यक्ति है, वो रिपोर्ट फाइल करता है अगर सेक्शन 173 के अंदर, और उस पुलिस रिपोर्ट के आधार पर जो हमारे मजिस्ट्रेट साहब है वो कॉग्निजेंस ले लेते हैं उस केस की, किसी भी एक्यूज के खिलाफ, जो उस कंप्लेन के अंदर भी, जिसके बारे में वो इंक्वायरी और ट्रायल कर रहे थे, जिसको उन्होंने रोक रखा है, वही एक्यूज है वहां पर भी। तो ऐसी सिचुएशन में जो हमारे मजिस्ट्रेट साहब हैं, वो इन दोनों केसेस को, उस कंप्लेन केसेस को जिसके बारे में इंक्वायरी और ट्रायल वो पहले से कंडक्ट कर रहे थे, और इस केस को जो पुलिस रिपोर्ट के आधार पर निकल के आया है, इन दोनों को एक साथ मर्ज कर देंगे, जैसे कि दोनों ही केसेस पुलिस रिपोर्ट से निकल के आए हों। मतलब इंक्वायरी कर रहे थे मजिस्ट्रेट साहब, ट्रायल चला रहे थे, उनको पता चला कि जिस अपराध के बारे में, जिस व्यक्ति के खिलाफ ही वो ट्रायल चला रहे हैं, उसके बारे में पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो सब कुछ अपना काम धंधा रोक के पुलिस वाले को बुला के उससे रिपोर्ट मांग ली। अगर पुलिस वालों ने रिपोर्ट सबमिट की, तो मजिस्ट्रेट साहब उस पुलिस रिपोर्ट को पढ़ के उन्हें लग रहा है कि पुलिस रिपोर्ट में सफिशिएंट डेटा है कॉग्निजेंस लेने का, और वो जो व्यक्ति इन्वॉल्व है पुलिस रिपोर्ट के अंदर, वो वही व्यक्ति है जिसके बारे में वो इंक्वायरी और ट्रायल कंडक्ट कर रहे थे, तो वो क्या करेंगे, उस पुलिस रिपोर्ट को और उस इंक्वायरी और ट्रायल को जो कंप्लेन के बेसिस पर राइज हुआ है, उस दोनों को मर्ज कर देंगे, और ये मान लिया जाएगा कि वो एक, ये इंपॉर्टेंट है, वो एक कंप्लेन केस नहीं है, वो एक पुलिस रिपोर्ट पे आधारित केस है। तो ये प्री सपोजिशन हो जाएगा कि वो केस एक ऐसा केस था जिसकी कॉग्निजेंस सेक्शन 191 के बी के अंदर ली गई थी, भले ही पहले कंप्लेन थी जिसके बारे में इंक्वायरी और ट्रायल चल रहा था। अभी मैं इसका लॉजिक समझाऊंगा, पहले अभी सेक्शन पूरा पढ़ लो। कम टू द लास्ट पॉइंट। पर अगर वो जो पुलिस रिपोर्ट फाइल की पुलिस वाले ने, जिस हमने सारी कार्रवाई रोक के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को बोला कि भाई रिपोर्ट फाइल करो, उस पुलिस वाले ने रिपोर्ट भी फाइल कर दी, पर उस पुलिस रिपोर्ट के अंदर जिस व्यक्ति की बात हो रही है, जिस व्यक्ति को एक्यूज माना जा रहा है, वो बंदा नहीं है जिसके बारे में कंप्लेन थी या जिसके बारे में मजिस्ट्रेट साहब ट्रायल चला रहे थे, या फिर पुलिस रिपोर्ट है तो उसी व्यक्ति के बारे में, पर मजिस्ट्रेट साहब को दम नहीं लग रहा उस पुलिस रिपोर्ट में, तो वो उस पुलिस रिपोर्ट के आधार पर कॉग्निजेंस नहीं लेना चाह रहे। तो ऐसी सिचुएशन में वो जो इंक्वायरी और ट्रायल है जिसको उन्होंने रोक दिया था सबसेक्शन 1 के अंदर, उसको दोबारा से शुरू कर देंगे और ऐसे चलेंगे जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं।
कोई परेशानी है ही नहीं, कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, तो ये सिचुएशन होती है बच्चे जब ओवरलैप होता है पुलिस इन्वेस्टिगेशन का और कंप्लेन केस का। अब किस हद तक समझ में आया है जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ। वाई टाइप करो अगर समझ में आ गया है इतने से ही, एन टाइप करो कि मेरी चित्रकला की जरूरत है आपको। जल्दी से वाई और एन, चित्रकला चाहिए तो एन लिखो, नहीं चाहिए तो वाई लिखो। बिना चित्रकला के समझ में आ गया? नहीं आया? अच्छा, आप लोगों को फैन हो गए मेरे चित्रकला के लग रहा है। देखो सिचुएशन को समझो। लेवल 1, एक मजिस्ट्रेट साहब है, वो किसी भी केस के अंदर इंक्वायरी कंडक्ट कर रहे हैं या फिर ट्रायल चला रहे हैं। और ये जो इंक्वायरी और ट्रायल कंडक्ट कर रहे हैं वो कैसे केस के बारे में है? एक कंप्लेंट केस के बारे में है। मतलब इंक्वायरी जो कंडक्ट कर रहे हैं वो एक कंप्लेन केस के बारे में है, ट्रायल जो कंडक्ट कर रहे हैं वो कंप्लेन केस के बारे में। कंप्लेन केस मतलब सेक्शन 191A। वो आगे चले उनको पता चला कि वो जो ऑफेंस है जिसके बारे में वो कंप्लेंट है, जिसके बारे में वो इंक्वायरी और ट्रायल चला रहे थे किसी व्यक्ति के खिलाफ, मानो ये व्यक्ति था, इस व्यक्ति के खिलाफ उसी अपराध के बारे में पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है। तो इंक्वायरी और ट्रायल भी कंडक्ट हो रही है और कोई पुलिस वाला इन्वेस्टिगेशन भी कर रहा है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है। अब सवाल ये उठता है, आप सभी लोगों के दिमाग में उठना चाहिए कि ऐसा सर कैसे हो सकता है जब कोई केस पहले से ही कंप्लेंट के आधार पर मजिस्ट्रेट के पास है तो पुलिस इन्वेस्टिगेट कैसे कर सकती है? तो पुलिस क्या अपने मन से कुछ भी कर सकती है? मानो बच्चे फॉर एग्जाम्पल कि कोई व्यक्ति है जिसने मजिस्ट्रेट के सामने कंप्लेन फाइल कर दी और उस कंप्लेन के आधार पर कॉग्निजेंस ले दिया। मानो उसी व्यक्ति ने या किसी दूसरे व्यक्ति ने उसी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर भी फाइल कर दी। हो सकता है उसे जानकारी हो या ना हो उस कंप्लेन के बारे में, तो उस एफआईआर के आधार पर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दी। तो बन गई ना वही वाली सिचुएशन कि उसी व्यक्ति के खिलाफ कंप्लेन चल रही है, उसका इंक्वायरी और ट्रायल चल रहा है और किसी दूसरी एफआईआर के बेसिस पे उसी व्यक्ति के खिलाफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी होने लगी। तो अगर कभी भी ऐसी सिचुएशन, और जो बहुत कॉमनली बन जाती है, अभी सुनने में आपको अटपटी लग रही होगी बट दिस इज वेरी कॉमन, जो बहुत कॉमनली हो जाता है। तो अगर कभी भी ऐसी सिचुएशन बनेगी तो तीसरे लेवल पे मजिस्ट्रेट साहब की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। सबसे पहले तो उनको जो भी उनकी खुद की इंक्वायरी और ट्रायल था उसको बिल्कुल फ्रीज कर देना है, मतलब स्टे कर देना है, वहीं के वहीं रोक देना है, आगे नहीं बढ़ना। और दूसरे नंबर पर पुलिस वाले को बुला के पुलिस रिपोर्ट मांगनी है उससे कि भाई जो आप इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर रहे हो उसकी रिपोर्ट फाइल करो। अब ये जो चौथा नंबर है, यहां पर रास्ता दो जगह जा सकता है, ऐसे इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। तो अब ये जो पुलिस वाले को जो हमने बोला कि भाई रिपोर्ट फाइल करो, जब वो पुलिस रिपोर्ट फाइल करेगा, यहां से दो रास्ते निकलते हैं। पहला रास्ता है कि वो पुलिस रिपोर्ट जब मजिस्ट्रेट साहब ने पढ़ी तो उन्होंने पाया कि यार पुलिस रिपोर्ट में ही भी इसी व्यक्ति का जिक्र है, इसी एक्यूज व्यक्ति का जिक्र है जिसके बारे में कंप्लेंट थी, जिसके बारे में मैं इंक्वायरी और ट्रायल कर रहा था, और वही अपराध इन्वॉल्व है, मर्डर है, रेप है, व्हाटएवर। तो मतलब आइडेंटिटी है उस कंप्लेंट में और इस पुलिस रिपोर्ट में। तो ऐसी सिचुएशन में तो मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे, उस कंप्लेन को जिसमें वो पहले से काम कर रहे थे और इस पुलिस रिपोर्ट को जो पुलिस वाले ने फाइल की है, उन दोनों को मर्ज कर देंगे, कंप्लेन को मर्ज कर देंगे पुलिस रिपोर्ट के साथ। और ये माना जाएगा कि वो केस पुलिस रिपोर्ट के आधार पर ही शुरू किया गया था। तो प्राइमेसी किसको मिलेगी? पुलिस रिपोर्ट को।
तो पहले मर्ज कर देंगे और मान लेंगे कि वो पुलिस रिपोर्ट के आधार पर ही शुरू किया गया था। पर मानो उस पुलिस रिपोर्ट को देखने के बाद मजिस्ट्रेट साहब ने पाया कि वो तो उस व्यक्ति के बारे में है ही नहीं, या फिर वो है तो उस व्यक्ति के बारे में पर उस अपराध के बारे में नहीं है, किसी दूसरे या कभी और कमिट किए गए अपराध के बारे में है। अगर ऐसी सिचुएशन बने या फिर मजिस्ट्रेट साहब को लगे कि पुलिस रिपोर्ट में दम नहीं है, वो उसे कॉग्निजेंस नहीं लेना चाहिए, तो यहां पर वो कुछ नहीं करेगा। जो उसने स्ट्रे किया था यहां पर सबसे पहले नंबर पर उसी प्रोसीडिंग्स को कंटिन्यू करेगा, और वो जो अपनी इंक्वायरी और ट्रायल कर रहा था कंडक्ट, उसको वैसे ही चलाता रहेगा, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता दोनों ही परिस्थितियों में। अगर पुलिस रिपोर्ट में दम नहीं है तो उसने कॉग्निजेंस लेने से मना कर दिया उसके आधार पर, और अगर पुलिस रिपोर्ट है उसमें दम है पर वो किसी दूसरे एक्यूज व्यक्ति के खिलाफ है, तो उसका इस इंक्वायरी और ट्रायल से तो लेना देना है नहीं, तो वो जो उसकी इंक्वायरी और ट्रायल है उसको वो रेज्यूम कर सकता है। ठीक है, सो दिस इज दी सेक्शन 210। अब मुझे बताओ समझ में आ गया? फटाफट से चैट बॉक्स में वाई टाइप करो, अब तो समझ में आ जाना चाहिए। आ गया? चलो, अब बच्चे खत्म हो गया आपका ये वाला चैप्टर, प्रोसेस वाला। अब हम शुरू कर रहे हैं चार्ज का चैप्टर। चार्ज का चैप्टर जैसे मैंने आपको बताया कि सेक्शन 211 से लेके सेक्शन 224 तक जाता है। तो लेंदी चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, पर मजेदार चैप्टर है, इजी है, कंपैरेटिवली इजी है। तो मेरा तो एडवाइस यही रहेगा कि अगर चार्ज पे क्वेश्चन आए, डू ट्राई टू अटेम्प्ट इट। बड़ा सिंपल सा है। सेक्शंस आपको लग सकता है कि लेंदी हैं, बड़े हैं, बट दे आर वेरी सिंपल। बस आपको हर एक पॉइंट में एक एक बात याद रखनी है। तो हमारा जो सबसे पहला सेक्शन है दैट इज सेक्शन 211। ठीक है, इसको कवर कर लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास के लिए ब्रेक ले लेंगे। ठीक है, बड़ा सिंपल सा है। इसमें बस रिक्वायरमेंट्स बताई गई हैं कि कोई भी जो चार्ज होता है उसके अंदर क्या क्या चीजें लिखी जाती हैं। तो व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ ए चार्ज। तो सबसे पहले तो चार्ज होता क्या है उसको समझ लेते हैं। व्हाट इज चार्ज, सबसे पहले तो यही क्वेश्चन है ना कि व्हाट इज चार्ज, व्हाट इज चार्ज। अब देखो बच्चे, चार्ज का पर्पस क्या है। मानो बच्चे किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई एफआईआर फाइल होती है, पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, पुलिस रिपोर्ट फाइल होती है, मजिस्ट्रेट साहब उसका कॉग्निजेंस लेते हैं। अब इन्वेस्टिगेशन जब जब एफआईआर फाइल हुई होगी तो कोई आम सा साधारण सा व्यक्ति रहा होगा जिसने कुछ ऐसा बोला होगा कि फलाने फलाने व्यक्ति ने मेरे को चांटा मारा, मेरे को घूंसा मारा, मेरे पेट में चाकू मारा, फिर मेरे भाई के चाकू मारा। कुछ ऐसे कहानी, उसने तो बोला नहीं होगा ना कि मर्डर किया या फिर सेक्शन 302, ऐसा तो नहीं। उसने तो कहानी सुनाई होगी जो कुछ अपराधों को दर्शा रही होगी। पुलिस रिपोर्ट के अंदर पुलिस ने जो भी इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करी उसको लिखा होगा कि हमें लगता है कि हमारे इन्वेस्टिगेशन के आधार पर कि इस व्यक्ति ने मर्डर किया, इस व्यक्ति ने एक्सटॉर्शन किया, इस व्यक्ति ने रेप किया, इस व्यक्ति ने थेफ्ट किया। फिर उसकी कॉग्निजेंस लेगा मजिस्ट्रेट। फिर मजिस्ट्रेट देखेगा कि भाई ये जो इन्होंने इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करी है, जो भी बातें सामने आई हैं, उन्हें देख के मजिस्ट्रेट साहब को क्या लग रहा है कि कौन कौन से अपराध होने के चांसेस हैं। तो आप देख रहे हो एट एवरी स्टेज देयर आर वेराइटी ऑफ ओपिनियंस कि किसी पर्टिकुलर पर्सन ने क्या क्या अपराध किए हैं। देखो बच्चे, किसी भी व्यक्ति का एक्ट करना जो इलीगल है और उन एक्ट्स का किसी अपराध की डेफिनेशन में गिरना, ये दो अलग बातें हैं। ये दो अलग बातें हैं। जैसे हमारा इंडियन पीनल कोड है, आईपीसी है, पढ़ते हैं हम आईपीसी, उसमें कितने सारे सेक्शंस हैं, कितने सारे अपराध हैं। मर्डर हमने लास्ट क्लास में ही पढ़ा, थेफ्ट है, किडनैपिंग है, एक्सटॉर्शन है, रॉबरी है, डकॉइटी है, हर्ट है, ग्रीवियस हर्ट है, रेप है। देयर सो मेनी ऑफेंसेस। ये क्या है बच्चे ऑफेंसेस? है क्या? जब मैं बोलता हूं रेप, व्हाट डज इट मीन? जब मैं बोलता हूं मर्डर, व्हाट डज इट मीन? हर एक सेक्शन की एक डेफिनेशन है।
कि मर्डर का मतलब क्या होता है, रेप का मतलब क्या होता है, थेफ्ट का मतलब क्या होता है, रॉबरी का मतलब क्या होता है, और डेफिनेशन में रिक्वायरमेंट्स बताई गई हैं कि भाई अगर ये अपराध करना है तो ये होना जरूरी है। जैसे मर्डर करना है तो यू नीड द एक्ट विच रिजल्टेड इनटू डेथ, प्लस यू नीड द इंटेंशन और नॉलेज। अगर थेफ्ट करना है तो यू नीड अ मूवेबल प्रॉपर्टी, इंटेंशन होनी चाहिए, वो प्रॉपर्टी मूव होनी चाहिए। रेप करना है तो पेनेट्रेशन होना चाहिए, विदाउट कंसेंट होना चाहिए, या फिर अगेंस्ट विल होना चाहिए। तो एवरी डेफिनेशन और एवरी ऑफेंस हैज सर्टेन रिक्वायरमेंट्स। केवल एक्ट अपने आप में किसी अपराध को नहीं करते। जैसे एफआईआर में उस बंदे ने कहा कि इसने फलाने व्यक्ति को चाकू मारा, तो चाकू मारना इज नॉट मर्डर। इनफैक्ट चाकू मारना बाय इटसेल्फ वो कोई भी अपराध नहीं है। ये बात सबको पता है कि वो गलत काम है, इलीगल एक्ट है, गलत है। चाकू मारना इज रॉन्ग, पर वो अपने आप में अपराध नहीं है। उसे अपराध भरने के लिए आईपीसी के किसी सेक्शन की डेफिनेशंस को पूरा करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मर्डर को, अब देखेंगे कि उसने जो चाकू मारा उससे वो व्यक्ति मरा या नहीं मरा। अगर मरा तो हम आगे बढ़ेंगे, इंटेंशन थी या नहीं। अगर थी तो मर्डर हो गया। मानो चाकू मारा पर वो व्यक्ति मरा नहीं, तो मर्डर तो नहीं हो सकता क्योंकि डेथ होनी चाहिए। कल्पेबल होमिसाइड भी नहीं हो सकता। फिर हम कहां आएंगे? ग्रीवियस हर्ट पे या अटेम्प्ट टू मर्डर पे। तो एज पर द सिचुएशन एंड द सर्कमस्टांसेस हम देखते हैं कि किस किस सेक्शन की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं किसी भी पर्टिकुलर केस के अंदर। और आप रिक्वायरमेंट्स को देखो, रिक्वायरमेंट्स इजी नहीं है ना। केवल जो कृत्य वाला पार्ट है वो इजी है कि चाकू मारा या नहीं, वो भी इतना इजी नहीं है क्योंकि उसके लिए भी हजार एविडेंस चाहिए प्रूव करने के लिए। बट कीपिंग दैट असाइड फॉर अ सेकेंड, इंटेंशन वाली पार्ट तो उसके बारे में तो सबके अलग अलग विचार हो सकते हैं। जो व्यक्ति एफआईआर लिखवा रहा है वो हो सकता है बहुत गुस्से में हो, जो बोल रहा हो कि इसने तो मेरे को जानबूझ के ही मारा या मेरे भाई को जानबूझ के ही मारा और इसी ने मारा, इसी ने मारा। हो सकता है पुलिस वाले भी इन्वेस्टिगेशन करते करते कोई ओपिनियन होल्ड कर दें कि इंटेंशन थी या नहीं थी। मजिस्ट्रेट साहब को भी हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ दोज एविडेंस की लगे कि किसी पर्टिकुलर सेक्शंस की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है या नहीं। तो देयर मे बी अ वैरायटी ऑफ ओपिनियन कि किसी भी स्थिति में किसी भी केस के अंदर किसी व्यक्ति ने कौन कौन से अपराध किए। आप कई बार देखना पुलिस रिपोर्ट को पढ़ना, किसी पुलिस रिपोर्ट के अंदर वो लिस्ट बना देते हैं कि ये अपराध हुए हैं, कि ये भी लगा दो, वो भी लगा दो, ये भी लगा दो। उसमें से 80% मजिस्ट्रेट साहब उठा के फेंक देते हैं क्योंकि उनके रिक्वायरमेंट्स पूरे नहीं हो रहे, पुलिस को लग रहा है। तो देर आर वेराइटी ऑफ ओपिनियंस कि किसी व्यक्ति ने कौन से अपराध किए, किस अपराध की डेफिनेशन सेटिस्फाई होती है या नहीं। ये जो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज है, ये एक ऐसी स्टेज है जहां पर सर्टेनिटी लाई जाती है इसी मामले में कि भाई एक बार सभी लोग बैठकर, जिसमें प्रोसिक्यूशन भी होगी, प्रोसिक्यूशन जो पुलिस को भी रिप्रेजेंट करेगा, डिफेंस साइड भी होगा, मजिस्ट्रेट साहब भी होंगे, पार्टीज भी होंगी, उनके वकील भी होंगे, सब मिलके चर्चा करके डिसाइड करते हैं कि जो भी फैक्चुअल सिचुएशन हमारे सामने आई है, चाहे वो पुलिस रिपोर्ट के बेसिस पे आई हो, चाहे वो कंप्लेन के बेसिस पे आई हो, चाहे वो स्टेटमेंट के बेसिस पे आई हो, चाहे वो एविडेंस के बेसिस पे आई हो, व्हाटएवर वी हैव कलेक्टेड सो फार, उसके बेसिस पे क्या लग रहा है कि इस व्यक्ति ने कौन कौन से अपराध किए होंगे या किस किस अपराध की रिक्वायरमेंट्स पूरा होने के चांसेस हैं। इसी काम को हम बोलते हैं फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। जिस जिसके बारे में एग्री करते हैं मजिस्ट्रेट साहब कि हाँ ये एक ऐसा केस है जिसमें हो सकता है कि ये अपराध की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, उन सारे अपराधों के बारे में फ्रेमिंग हो जाती है चार्ज की। उन सबको चार्ज के अंदर डाल देते हैं, जैसे मर्डर, जैसे थेफ्ट, जैसे किडनैपिंग, जिसके बारे में सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि द रिक्वायरमेंट्स आर बीइंग सेटिस्फाइड हियर इन ऑफ अ पर्टिकुलर ऑफेंस। पर यहां पे ऐसा नहीं है कि वो साबित हो गया,
मतलब अगर मजिस्ट्रेट साहब ने एग्री कर लिया कि भाई मर्डर का चार्ज लगा दो, तो इसका मतलब नहीं है कि वो आरोपी का आरोप सिद्ध हो गया। बस चार्ज फ्रेम करने का इतना सा मतलब है कि हो सकता है आगे चल के ये आरोप सिद्ध हो सके। तो जिसके भी चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटीज हैं, उन सारे अपराधों को चार्ज में डाला जाता है। और जिनके बिल्कुल चांसेस ही नहीं है, जैसे एक व्यक्ति का चाकू मारना, उसका कोई चांस नहीं है, मतलब अगर और कोई इंडिपेंडेंट फैक्ट ना हो कि उसने चोरी की होगी, तो चोरी का चार्ज हटा दो, अगर पुलिस वालों ने डाल भी दिया होगा। तो वो सारे ऑफेंसेस जिनकी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, उन सबको हटा देते हैं। और वो सारे ऑफेंसेस जिनकी रिक्वायरमेंट्स पूरे होने की प्रोबेबिलिटी है, उनको चार्ज के अंदर रखते हैं। और वही पूरा जो ट्रायल होता है, वो उन्हीं चार्जेस के बारे में होता है कि जिन अपराधों के बारे में चार्ज फ्रेम किया मजिस्ट्रेट साहब ने, क्या वो एस्टेब्लिश हो पाता है आगे चल के या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, चार्ज फ्रेम किया मजिस्ट्रेट साहब ने फॉर द ऑफेंस ऑफ मर्डर एंड रेप, तो पूरे ट्रायल में यही चर्चा चलेगी कि मर्डर की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं इस पर्टिकुलर पर्सन के खिलाफ या नहीं, रेप की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं इस पर्टिकुलर पर्सन के खिलाफ या नहीं, जो दो पार्ट में डिवाइडेड होंगी। पहला, उसने चाकू मारा या नहीं, एक्टस रियस, उसने गोली मारी या नहीं। दूसरा, और रेप में उसने पेनेट्रेट किया या नहीं, पहला एक्ट के बारे में होगा। और दूसरा, मेंटल कंडीशन, उसने चाकू मारा जानबूझ के मारा या नहीं, विद इंटेंशन या नॉलेज मारा या नहीं। उसने गोली मारी, वो विद इंटेंशन या नॉलेज मारी या नहीं। रेप है तो वो विदाउट कंसेंट था या नहीं। ये पूरी प्रक्रिया ट्रायल में चलेगी। ये चार्ज फ्रेमिंग की स्टेज नहीं है। चार्ज फ्रेमिंग में केवल प्रोबेबिलिटीज के आधार पर दिखा जा रहा है। तो एक बार जब सहमति बन गई दैट व्हाट आर द ऑफेंसेस फॉर विच किसी पर्टिकुलर पर्सन पे चार्ज लगाना चाहिए, उसके बाद बारी आती है हमारे सेक्शन 211 की, जो बताता है कि किसी भी चार्ज के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए। व्हाट आर द थिंग्स दैट मस्ट बी द पार्ट ऑफ अ चार्ज। और ये लंबी लिस्ट है और है बड़ी सिंपल सी। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो आपको चार्ज के अंदर लिखनी होगी, वो लिखना होगा वो अपराध, वो ऑफेंस। लिखते चलना, जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं बस उतना लिखना, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले वो अपराध लिखना पड़ेगा जिस अपराध का चार्ज लगा रहे हो, मर्डर, रेप, किडनैपिंग, एब्डक्शन, थेफ्ट, व्हाटएवर। तो सबसे पहली चीज चार्ज में वही लिखी जाएगी। दूसरी, अगर हमारा कानून जैसे आईपीसी फॉर एग्जाम्पल उस अपराध का कोई नाम देता है, तो अगर उस अपराध का नाम लिख दोगे तो नाम ही काफी होगा। जैसे हमारा आईपीसी किसी को जानबूझकर मारने को मर्डर का नाम देता है, किसी के साथ जबरदस्ती सेक्सुअल इंटरकोर्स करने को रेप का नाम देता है, किसी की प्रॉपर्टी बिना पूछे उठा ले जाने को थेफ्ट का नाम देता है। तो अगर नाम दे रखा है, तो अगर वो नाम लिख दोगे चार्ज में कि थेफ्ट, मर्डर, रेप, तो इतना काफी है। उसकी ज्यादा व्याख्या करने की जरूरत नहीं है, उतना काफी है समझने के लिए कि किस बारे में कार्रवाई चलने वाली है आगे। पर अगर जो हमारा कानून है जिसके अंदर वो अपराध बताया गया है, उसने कोई नाम नहीं दिया है, उसको उस अपराध का कोई नाम नहीं है स्पेसिफिकली, तो ऐसी सिचुएशन में उस अपराध की जो डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन को लिखेंगे उस हद तक जिस हद तक हमारे एक्यूज्ड व्यक्ति को अंदाजा हो जाए कि उसके खिलाफ किस चीज का आरोप लगा हुआ है। अब जैसे कोई भी चीज है जिसका क्लियर स्पेसिफिक नाम नहीं है, अब जैसे हमारा इंडियन पीनल कोड है, वो तो लगभग लगभग हर एक अपराध का उसने एक अच्छा सा टाइटल दे रखा है जो हमें समझ में आ जाता है। बट मानो कभी ऐसी सिचुएशन है, कोई भी ऐसा प्रावधान है, जरूरी नहीं आईपीसी हो, कोई दूसरा कानून हो, सबकी इलस्ट्रेशन दी गई है, पर अभी समझो, आप बात को समझो। कोई भी ऐसी सिचुएशन है जहां पर देयर इज नो टाइटल टू दैट ऑफेंस, तो उस ऑफेंस की डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। डेफिनेशन लिखने का मतलब है कि आपने बताओगे
कि आपने फलाने फलाने व्यक्ति के पेट में चाकू मारा विद इंटेंशन टू किल हिम। मानो मर्डर को अगर मर्डर का नाम नहीं दिया होता तो हम कैसे लिखते, दैट यू stabbed a particular person with the intention of killing him or with the knowledge that your act will result into his death। ऐसे ही लिखोगे ना, तो ऐसे ही लिखना है। अगर नाम नहीं है तो यू नीड टू राइट दी डेफिनेशन। ठीक है। तीसरे नंबर पर वो जो कानून है, जिस कानून के अंदर वो अपराध है, जैसे इंडियन पीनल कोड, उस कानून का नाम लिखना पड़ेगा चार्ज के अंदर। और वो जो सेक्शन नंबर है, जिस सेक्शन नंबर के अंदर उस अपराध को बताया गया है, भले ही उसका नाम हो या ना हो, वो सेक्शन नंबर भी लिखना पड़ेगा। जैसे अगर मर्डर है तो सेक्शन 300 रेड विद सेक्शन 302 ऑफ इंडियन पीनल कोड। अगर रेप है तो सेक्शन 375 रेड विद सेक्शन 376 ऑफ इंडियन पीनल कोड। तो लॉ का नाम और सेक्शन का नाम, ये दोनों लिखने होंगे। अगला, अब ये चार्ज जो फ्रेम हो रहा है, इसका मतलब क्या है? अगर किसी भी अपराध के बारे में आपने चार्ज फ्रेम कर दिया, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी व्यक्ति के चार्ज में मर्डर लिख दिया, तो उसका मतलब ये है कि आपको ऐसा लग रहा है कि मर्डर को पूरा करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो इस केस में पूरी हो रही हैं। तो मर्डर अगर मैंने चार्ज के अंदर लिखा हुआ है मर्डर, फॉर एग्जाम्पल चार्ज के अंदर लिखा हुआ है मर्डर, इट मीन्स कि जैसा आप कहना चाह रहे हैं कि यहां पर हुआ क्या है कि इस व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को इंटेंशन के साथ जान से मारा है। लिखा एक शब्द है, बट दिस इज द मीनिंग ऑफ इट। तो कोई भी चार्ज होता है वो एक स्टेटमेंट के बराबर होता है, और वो स्टेटमेंट ये होती है कि जो भी अपराध लिखा हुआ है विद दी कानून एंड दी सेक्शन नंबर, वो अपराध की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो रही हैं। ओके, एटलीस्ट उसकी प्रोबेबिलिटी है। प्रूफ तो वो ट्रायल में ही होगा, बट एटलीस्ट उसकी प्रोबेबिलिटी है। छठवीं बात, जो चार्ज होगा वो हमेशा कोर्ट की भाषा में लिखा जाएगा, लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट में लिखा जाएगा। अब ये लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट क्या है? अब लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट में बच्चे, जहां तक लोअर कोर्ट्स की बात है, मतलब जो हाई कोर्ट से नीचे के कोर्ट है, क्योंकि चार्ज फ्रेमिंग बच्चे वहीं होती है प्रीडोमिनेंटली। तो लैंग्वेज क्या होगी किसी भी कोर्ट की, लोअर कोर्ट्स की खासकर, वो निर्धारित करती है राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट ने जो भी किसी भी राज्य में कोर्ट की भाषा निर्धारित कर रखी होगी, अंग्रेजी, हिंदी या कोई भी अदर लैंग्वेज, उसी लैंग्वेज में चार्ज को फ्रेम किया जाना चाहिए उस कोर्ट के द्वारा। ठीक है, दिस इज पॉइंट नंबर 6। नाउ कम टू पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। अगर एक ऐसी स्थिति बन रही है कि जिस एक्यूज व्यक्ति के खिलाफ चार्ज लगाया जा रहा है उसका पहले भी इसी अपराध के लिए या फिर ऐसे ही किसी अपराध के लिए कन्विक्शन हो चुका है, और क्योंकि उसका पहले भी ऐसे ही या किसी ऐसे मिलते जुलते अपराध के लिए कन्विक्शन हो चुका है, इसलिए इस बार उसे, क्योंकि उसने वो अपराध दोबारा किया है या दोबारा होने का उस पर कम से कम एक्यूजेशन है, तो उसकी जो सजा है वो ज्यादा होगी, उसको एनहांस्ड पनिशमेंट मिलेगा या फिर कोई दूसरा पनिशमेंट मिलेगा। तो ऐसी सिचुएशन में चार्ज के अंदर लिखना पड़ेगा कि वो जो प्रीवियस कन्विक्शन है वो किस बारे में थी, कब हुई थी और कहां पे हुई थी। तो वो जो प्रीवियस कन्विक्शन है जिसकी वजह से सजा बढ़ रही है या दूसरे तरीके की मिल रही है, उसके बारे में भी डिटेल्स लिखनी होंगी चार्ज के अंदर। और अगर ऐसा करने से भूल चूक हो जाती है तो आगे भी चार्ज को अमेंड करके कोर्ट ऐसा उसको ठीक कर सकती है।
तो आपको मैंने कई बार ऐसे ऑफेंसेस पढ़ाए हैं ना, जैसे आपको याद होगा मैंने आपको एक ऑफेंस पढ़ाया था अंडर सेक्शन 292, जिसमें कोई भी ऑब्सीन बुक वगैरह बेच रहा है तो उसको फलाने फलाने अपराध मिलता था, सजा मिलती थी। पर अगर उसने पहले भी उसका कन्विक्शन हो सकता है और वो दोबारा ऐसा काम कर रहा है तो उसका पनिशमेंट बढ़ जाता था, कई केसेस में दुगना हो जाता था, फाइन दुगना तिगना हो जाता था। तो कभी भी ऐसी स्थिति है कि किसी भी व्यक्ति के पहले से प्रीवियसली कन्विक्ट होने की वजह से अब जो दोबारा उस पे एक्यूजेशन लगा है, अगर वो सिद्ध हुआ तो उसको एनहांस्ड पनिशमेंट मिलेगा या कोई दूसरा पनिशमेंट मिलेगा। दूसरा पनिशमेंट मतलब मानो उसको पहले केवल फाइन लेके छोड़ दिया गया, बट इस बार उसका जेल जाना जरूरी है क्योंकि सब्सिक्वेंट कन्विक्शन है। तो ऐसी कोई भी सिचुएशन है जहां पे प्रीवियस कन्विक्शन रेलेवेंट है और इंपॉर्टेंट है, तो चार्ज के अंदर उस प्रीवियस इंफॉर्मेशन के बारे में जो भी रिक्वायर्ड डिटेल्स हैं वो भी लिखी जाती हैं। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 7 को आप प्रीवियस कन्विक्शन के पॉइंट के हिसाब से लिख सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने इसका एग्जाम्पल भी दे दिया है, जैसे इसमें लिखा है ए पे चार्ज लगाया गया है बी के मर्डर का। अच्छा, ये उसका एग्जाम्पल है जो मैंने आपको बताया। चलो इसको हटा दो। ये वही वाली बात है जब मैंने बोला ना कि अगर मर्डर लिख रहे हो तो मर्डर का मतलब है कि जो मर्डर की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो रही है कि फलाने व्यक्ति ने फलाने व्यक्ति को मारा है विद द इंटेंशन। तो फटाफट से रिवाइज कर लो बच्चे, 211 के अंदर क्या क्या लिखा होना चाहिए किसी भी चार्ज के अंदर। सबसे पहले तो अगर जो चार्ज जो अपराध है उस अपराध के बारे में लिखना होगा जिस अपराध के लिए चार्ज किया जा रहा है। अगर उस अपराध का कोई नाम है तो उसे उस नाम से ही लिखना है। अगर उसका कोई नाम नहीं है तो उसकी डेफिनेशन लिखनी है। और नाम या डेफिनेशन जो भी कुछ आपने लिखा उसके साथ वो जो कानून जिसके अंदर वो लिखा हुआ है अपराध और उसका जो सेक्शन नंबर है वो भी आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप किसी भी अपराध का नाम लिख रहे हो तो उसका मतलब है कि उस अपराध की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी होती हुई आपको दिख रही हैं। जो चार्ज है वो हमेशा कोर्ट की भाषा में होना चाहिए और जैसे मैंने आपको बताया लोअर कोर्ट्स की स्टेट गवर्नमेंट भाषा निर्धारित करती है। और अगर किसी भी केस में प्रीवियस कन्विक्शन की वजह से किसी को ज्यादा सजा दी जानी है, दूसरी सजा दी जानी है, अलग सजा दी जानी है, तो प्रीवियस कन्विक्शन के बारे में भी जो रिक्वायर्ड डिटेल्स हैं उनका भी लिखा होना जरूरी है, एसेंशियल है। अब मुझे जल्दी से बता दो क्या चार्ज क्या होता है, जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया शुरू में, और जो सेक्शन 211 बता रहा है कि क्या क्या चीजें चार्ज में लिखा होना मैंडेटरी है। क्या ये दोनों ही पॉइंट्स आप सभी लोगों को समझ में आ गए? फटाफट से बच्चे यस टाइप करेंगे चैट बॉक्स में। अब यू ऑल क्लियर सो फार, कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं है?